Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. Beta, we are doing economics, remember. Lesson number 3, features, problems and policies of agriculture. तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था बेटे, ये पूरा लेसन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो आपको एग्रीकल्चर के पढ़ने। अब देखिए फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इससे पहले टॉपिक में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया था बेटे। इंपॉर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट आए थे भाई? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, वेज ऑफ सप्लाई गुड्स, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, तो ये सारे पॉइंट आए थे बेटे इंपॉर्टेंस में। अब देखिए फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, विशेषताएं। तो बेटे सबसे पहली विशेषता है लो प्रोडक्टिविटी। तो भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है बेटे, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी लो होती है। प्रोडक्टिविटी मैं आपको पहले ही बताता हूं बेटे, प्रोडक्टिविटी किस में मेजर की जाती है? पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक हेक्टेयर में बेटे 2.5 एकड़ जमीन होती है, तो 2.5 एकड़ पे कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है बेटे। इस प्रोडक्टिविटी को समझाने के लिए एक टेबल दी हुई है बुक में बेटे, मैं इस टेबल की सहायता ले रहा हूं आपको बताने के लिए। तो इस टेबल में अगर आप देखो बेटे, तो आपको दे रखा है कि प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट ऑफ पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि पर हेक्टेयर पर आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो। देखिए बेटे राइस का दे रखा है सबसे पहले, ठीक है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर ये आउटपुट आपको बता रखा है। देखिए इंडिया में पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर केवल 3.6 टन आउटपुट पैदा होता है, जबकि चाइना में 6.8, इंडिया से लगभग दुगना आउटपुट पैदा करती है सेम जमीन के टुकड़े पर बेटे। वियतनाम में 5.8, वियतनाम को इतना डेवलप नेशन नहीं है, फिर भी आउटपुट हमसे ज्यादा है। वर्ल्ड की एवरेज 4.5 है बेटे, वर्ल्ड की एवरेज से भी कम प्रोडक्शन हम पैदा कर रहे हैं। वर्ल्ड की एवरेज 4.5 है राइस की पर हेक्टेयर लैंड पर, जबकि इंडिया केवल 3.6 जनरेट कर रहा है, जो कि एक सिंबल है कि बहुत कम प्रोडक्टिविटी है इंडिया के अंदर। वीट में आइए, चावल के रूप में देखिए, इंडिया में पर हेक्टेयर लैंड पर केवल 3.1 टन चावल पैदा होता है, चाइना में 6.5 टन, इंडिया के दुगने से भी ज्यादा आउटपुट चाइना पैदा करके देता है। यूके की तो बात ही अलग है बेटे, 9.0, इंडिया में जिस जमीन के टुकड़े पर 3 टन पैदा होता है बेटे चावल, यूके में उसी जमीन के टुकड़े पर 9 टन पैदा हो रहा है। इंडिया से 3 गुना प्रोडक्टिविटी हाई है बेटे यूके की। वर्ल्ड एवरेज देखिए 3.3, और वर्ल्ड एवरेज से भी डाउन है इंडिया का एवरेज 3.1 ओनली। तो बेटे राइस के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं प्रोडक्टिविटी में, हमारी लैंड में बहुत कमियां हैं, बहुत ज्यादा कमी है बेटे हमारी एग्रीकल्चर में, जिसके कारण हमारा आउटपुट बहुत कम है बेटे पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर। मेज यानी कि मक्का देखिए, इंडिया में पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर 2.6 टन मक्का पैदा होता है बेटे, चाइना में 5.8 टन, दुगने से भी ज्यादा, और यूएस में 10.7, लगभग 5 गुना मक्का ज्यादा पैदा करता है यूएस उसी जमीन के टुकड़े पर। वर्ल्ड की एवरेज है 5.6, इंडिया के दुगने से भी ज्यादा बेटे। तो आपने देखा इंडिया की प्रोडक्टिविटी कितनी लो है। राइस, वीट, मेज, मक्का, इन तीनों के एग्जाम्पल लेके आपने देखा भारत की प्रोडक्टिविटी काफी लो है बेटे, और लो प्रोडक्टिविटी एक बैकवर्डनेस का सिंबल होती है। भारत एक बैकवर्ड कंट्री है बेटे, और क्योंकि एग्रीकल्चर का रिलेशन सीधा इंडस्ट्रीज से होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, कच्चा माल कौन प्रोवाइड करा कर देती है? एग्रीकल्चर। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर ही बैकवर्ड है तो आपकी इंडस्ट्री सेक्टर तो बैकवर्ड मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर ही बेटे डेवलप नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा जब आपकी एग्रीकल्चर ही डेवलप नहीं है बेटे? तो यही रीजन है कि भारत की एग्रीकल्चर में बेटे काफी लो प्रोडक्टिविटी है, और लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इंप्लाइज अ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेल बेटे। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड बेटे यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी।
अब एग्रीकल्चर में छुपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है भारत देश के अंदर, क्योंकि बेटे छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है जमीन के एक टुकड़े पर जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे बहुत ज्यादा लोगों का लगना। मान लो 1 हेक्टेयर जमीन पर मुझे 5% चाहिए बेटे खेती करने के लिए, 5% आर इनफ टू डू द एग्रीकल्चर, लेकिन उस एक टुकड़े पर अगर 15 लोग लगे हुए हैं बेटे, तो ये 10 लोग एक्स्ट्रा यूं ही बेवजह लगे हुए हैं अपने आप को एम्प्लॉयड दिखाने के लिए, जबकि इन रियलिटी सेंस में दे आर अनएम्प्लॉयड, बट वो काम कर रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हैं बेटे काम को, तो अपने आप को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हम एम्प्लॉयड हैं, बट इन रियलिटी दे आर अनएम्प्लॉयड। इन 10 लोगों को अगर हटा भी दिया जाए तो आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो 5 लोग मिलकर काम कर रहे थे वही 15 लोग मिलकर कर रहे हैं, उन 10 को आप हटा दो, आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ेगा बेटे, आउटपुट डज नॉट फॉल एट ऑल। तो एग्रीकल्चर में ये होता है कि भाई हमारे इंडियन सिस्टम में है क्या, जिनके पास खेत है, जमीन है बेटे, पूरी फैमिली चली जाएगी एग्रीकल्चर पर, बाहर से भी लोगों को बुला लेते जाता है, ठीक है, जबकि जो एक्चुअल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन होते हैं वो काफी लो होते हैं। भाई 4 लोग भी मिलकर उसे काम कर सकते हैं, बेवजह उस पर 10 लोगों की लगने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बट लगते हैं 10 लोग, बिकॉज घर पे पड़े पड़े खाली क्या करेंगे, इससे बड़े खेत में ही चले जाए, ना माँ बाप डांटेंगे उसको, ना कुछ होगा बेटे। तो इन लोगों को बेटे अगर उस एग्रीकल्चर से हटा भी दिया जाए तो भी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडियन एग्रीकल्चर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बेटे, जो एक फर्दर इंडिकेशन देता है कि देयर इज अ बैकवर्डनेस इन द इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय एग्रीकल्चर एक बैकवर्ड स्थिति को झेल रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं बेटे और आउटपुट फॉल हो जाता है बढ़ने की बजाय। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत का एक फीचर है। नेक्स्ट देखिए डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भारतीय एग्रीकल्चर है उसके पास परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के जो स्थायी साधन होते हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। सिंचाई के स्थायी साधनों की कमी होने के कारण जो हमारी एग्रीकल्चर है बेटे उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनिश्चितता इन द सेंस भाई इफ गुड रेनफॉल गुड हार्वेस्ट गुड आउटपुट, बैड रेनफॉल बैड हार्वेस्ट बैड आउटपुट, क्योंकि आपके पास परमानेंट सिंचाई के साधन तो है ही नहीं, जैसे कि ट्यूबवेल्स आपके पास हो गए, वेल्स यानी कुएं आपके पास हो गए, कैनाल्स आपके पास, नहरें वगैरह हो गए बेटे, ये परमानेंट सिंचाई के साधन होते हैं, इनसे जब आप पानी चाहो एग्रीकल्चर में दे सकते हो, सिंचाई उसकी कर सकते हो। बट अगर इन चीजों की कमी है तो फिर आप खेतों को पानी दोगे कैसे, फिर वो एक ही चीज पर डिपेंड हो गई बेटे, ठीक है, रेनफॉल पर डिपेंड हो गई आपकी एग्रीकल्चर, यानी कि जिस साल अच्छी रेन पड़ गई, बढ़िया बारिश हो गई, उस साल आउटपुट अच्छा आएगा, और जिस साल बेटे खराब रेन हो गई, जरूरत से ज्यादा हो गई या जरूरत से कम हो गई, उस साल आपका आउटपुट खराब हो जाएगा, आउटपुट घट जाएगा और देश को बेटे हो सकता है खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ जाए, फाइट करनी पड़ जाए। तो इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड होती है, क्योंकि हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल है ही नहीं। नेक्स्ट आइए सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेटे। तो फार्मिंग 2 तरह की होती है, सब्सिस्टेंस या फिर कमर्शियलाइज। कमर्शियलाइज फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें आप अपने आउटपुट को मार्केट में बेचते हो बेटे, मार्केट में बेचने के लिए उस आउटपुट को जनरेट करते हो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जो केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है, केवल खुद के खाने के लिए की जाती है, मार्केट में बेचने के लिए नहीं की जाती बेटे। तो इंडिया के जो फार्मर थे उनका बेटे जो आउटलुक था, जो उनका नजरिया था वो काफी कन्वेंशनल था, परंपरागत पुराना नजरिया था। वे चाहते थे कि भाई हम एग्रीकल्चर में केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग करें, केवल अपने लिए फार्मिंग करें, हमारा खाना पीना हो जाए, हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाए बेटे, इतनी ही फार्मिंग करें, मार्केट में बेचने के लिए, मार्केट में आउटपुट को सोल्ड करने के लिए हम फार्मिंग नहीं करें बेटे। तो उनका जो आउटलुक था वो कमर्शियलाइज्ड ना होकर सब्सिस्टेंस टाइप का था बेटे। तो ये एक बड़ी कमी है। अगर आप कमर्शियलाइज आउटपुट लेके खेती करोगे तो आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे कि भाई हम अपना यूज तो कर ले, साथ ही साथ जो सरप्लस आउटपुट बचता है उसे मार्केट में बेच दे जाके। लेकिन ऐसा आउटलुक नहीं है हमारे किसानों का। हमारे किसान केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर ध्यान देते हैं, ठीक है, कमर्शियलाइज फार्मिंग पर ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक बड़ा फीचर है हमारी एग्रीकल्चर का कि भाई जो हमारे किसान है उनका जो आउटलुक है दैट इज सब्सिस्टेंस नॉट कमर्शियलाइज्ड। आगे लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। मॉडर्न यानी कि आधुनिक इनपुट होते हैं जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं खाद वगैरह उनका यूज करें केमिकल के द्वारा, पेस्टिसाइड्स,
इंसेक्टिसाइड्स बेटे कीटनाशक जो होती है, लाल दवाई जो होती है बेटे, ठीक है, उनका छिड़काव करे। तो ये सब नहीं होता। हम मॉडर्न इनपुट का, HYV सीड्स भी मॉडर्न इनपुट में आते हैं। HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो भी आउटपुट बहुत ज्यादा करके आपको देते हैं बेटे। तो हमारी एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न इनपुट्स होते हैं, जो आधुनिक इनपुट्स होते हैं, उसका यूज बहुत कम होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, इसके यूज को हम कम से कम करते हैं, ठीक है, इनके यूज को हम बहुत कम करते हैं बेटे। इसी कारण जो हमारा आउटपुट रहता है वो काफी लो होता है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। तो मॉडर्न इनपुट का यूज नहीं करोगे, प्रोडक्टिविटी आपकी लो रहेगी, आउटपुट आपका लो रहेगा, ठीक है बेटे। एंड देयरफॉर इंडियन एग्रीकल्चर विल बी बैकवर्ड। तो आप बैकवर्डनेस को झेलोगे। नेक्स्ट है स्मॉल होल्डिंग। जो हमारे किसान हैं उनके पास जो खेत है बेटे वो स्मॉल साइज के होते हैं। देखो, लार्ज अगर खेत हो, बड़ा साइज हो खेतों का बेटे, तो उस पर खेती आसान हो जाती है, क्योंकि बड़े खेत अगर आपके पास हो तो उसके ऊपर आप ट्रैक्टर से खेती कर सकते हो, हार्वेस्टर का यूज कर सकते हो, थ्रेशर्स का यूज कर सकते हो, इन सब का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्मॉल छोटे छोटे खेत हो गए बेटे, तो उन पर इन मशीनों, इन आधुनिक इनपुट्स का यूज करना, ठीक है, मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाएगा। छोटी जमीन का टुकड़ा है, छोटी सी जमीन के लिए आप कहाँ ट्रैक्टर लाते डोलोगे बेटे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है भाई कि जो हमारे किसान है उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो काफी स्मॉल होती है। और स्मॉल लैंड होल्डिंग के बेटे दो कमियां होती है। सबसे पहले कि उसके ऊपर हम मॉडर्न इनपुट्स या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते बेटे, मशीनों का यूज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सेकंड है बेटे, छोटे खेत हैं तो उस पर आप सब्सिस्टेंस टाइप की ही खेती कर पाओगे, कमर्शियलाइज्ड खेती नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपको मार्केट में बेचने पर प्रॉफिट हो। उस तरह की खेती आप नहीं कर पाओगे छोटी सी जमीनों पर। इतनी ही खेती हो पाएगा कि भाई हमारा 1 साल का या 6 महीने का खर्चा चल जाए, हमारे 6 साल का अनाज, 6 महीने का अनाज स्टोर हो जाए, इतनी ही खेती हो पाएगी, कमर्शियलाइज नहीं हो पाएगी बेटे। तो छोटे खेत होने से ये 2 नुकसान आपको होते हैं। आगे लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड बेटे वही जमींदार, ओनर, ठीक है, टीनेंट यानी कि किसान बेटे, ठीक है, किसान होते थे। तो इंडिया में होता क्या था, लैंडलॉर्ड ओनर्स थे बेटे जमीन के, और ये रेंट पे लेकर खेती करते थे। तो इससे हुआ क्या कि जो भी सरप्लस पैदा होता था, जो भी आउटपुट पैदा होता था, उसका बहुत ज्यादा प्रपोर्शन, लगभग 90% प्रपोर्शन, ठीक है, 90% हिस्सा लैंडलॉर्ड ले लेते थे। और टीनेंट के पास क्या बचता था, ओनली 10%, दैट इज अ बेयर मिनिमम। बहुत कम हिस्सा इन्हें दिया जाता था बेटे, जिससे कि ये केवल 2 टाइम की रोटी ही खा सकते थे, इतना हिस्सा इन्हें दिया जाता था। इनसे रेंट के वसूल में बहुत ज्यादा रुपया वसूला जाता था, जिससे बेचारों के ऊपर लोन चढ़ जाता था, ठीक है, बहुत ज्यादा लोन चढ़ जाता था। और कई किसान फिर आत्महत्या भी करने लगते थे, आपने सुना भी होगा बेटे, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था आउटपुट को लेकर, क्योंकि ये सारा का सारा आउटपुट खुद ले लेते थे, इन्हें बेचारों को देता नहीं था, ठीक है। और ये सारा का सारा आउटपुट जो रुपया इनके पास था, ये अपने भोग विलासिता में, लग्जरी लाइफ जीने में उड़ा देते थे। कभी भी इन्होंने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इन लैंडलॉर्ड ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए या उसमें विकास करने के लिए या उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए कभी कोई ध्यान नहीं दिया। ये सारा का सारा अपना जीवन भोग विलासिता में, लग्जरी लाइफ जीने में बिता देते थे, जिससे कि कभी भी इंडियन एग्रीकल्चर का विकास नहीं हो पाया एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन बैकवर्ड। लास्ट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव यानी परंपरागत या पुरानी, परंपरागत या पुरानी। तो भारतीय एग्रीकल्चर में परंपरागत टेक्नोलॉजी, परंपरागत मेथड्स का यूज होता है, न्यू मेथड्स का यूज नहीं होता बेटे। बुक में आपको दिखाया भी हुआ है कि इस पॉइंट के साथ ये 2 बैलों से खेती कराई जा रही है, ना कि ट्रैक्टर से बेटे। तो परंपरागत टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए बेटे, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, HYV सीड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हो गए। इन आधुनिक इनपुट्स का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बुल अगर खेती करेंगे बेटे, या कैटल पावर, ठीक है, जो पशु शक्ति होते हैं, उससे आप खेती कराओगे तो उसमें प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनकी एक क्षमता होती है काम करने की, जबकि मशीनों की कोई क्षमता नहीं होती। मशीनों से आप 24 घंटे काम कराओगे तो भी वो करती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो लो ही रहती है, क्योंकि हम पुरानी परंपरागत तरीकों से काम करते हैं, नए तरीकों से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है बेटे, उसमें बैकवर्डनेस, ठीक है, देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें पिछड़ापन देखने को मिलता है, ठीक है बेटे। ये थे आपके फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि भारतीय एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी बेटे। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम थी, आपको तो पता ही है भाई, प्रोडक्टिविटी कम है, इसका मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगी,
सबसे पहले देखिए द लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन का मतलब सिंचाई बेटे। तो सिंचाई के स्थायी साधनों की कमी थी भारत के अंदर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत की जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड थी, ठीक है। एक गुड रेनफॉल मीन्स गुड हार्वेस्ट, बैड रेनफॉल मीन्स बैड हार्वेस्ट बेटे। जिस दिन रेनफॉल नहीं आएगी, रेन अच्छी बारिश नहीं आएगी, ड्राउट यानी कि सूखा पड़ जाएगा और सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ना आपके पास नहरें थी, ना कैनाल्स थी, ना वेल्स खुदे हुए थे बेटे आसपास, ठीक है। ट्यूबवेल्स की फैसिलिटी नहीं थी, जिससे कि आपकी जो एग्रीकल्चर है उसके पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की कमी थी, सिंचाई के स्थायी साधनों की कमी थी, जिससे आपकी एग्रीकल्चर बैकवर्ड रही बेटे। सेकंड देखिए डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस यानी कि वित्त यानी कि मनी। जो भारतीय किसान थे बेटे उनके पास फाइनेंस था ही नहीं, फाइनेंस की बहुत कमी थी बेटे। अब फाइनेंस नहीं है इनके पास, तो ये दो जगह से लोन ले सकते बेटे, या तो बैंकों से या फिर बेटे जो महाजन होते हैं, महाजन जमींदार लैंडलॉर्ड्स ही होते हैं, महाजनों को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कहा जाता है बेटे, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, और ये होते हैं इंस्टीट्यूशन। भाई बैंक वगैरह हो गए, फाइनेंस कंपनी, ये सारी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं इनसे। और ये जो महाजन हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, इन्हें कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो भाई अब बैंक उस समय पर स्थापित थे नहीं बेटे, ठीक है, ये प्लानिंग के टाइम की बात हो रही है, तो बैंक वगैरह स्थापित थे नहीं, बहुत कम बैंक थे, जिससे केवल 4 या 5% लोन ही ग्रांट होता था। बाकी जो 95% या 90% फार्मर थे उन्हें ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, महाजन पर, मनी लैंडर्स पर, लैंडलॉर्ड्स पर। बेटे ये लोन तो दे देते थे, लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ब्याज इतना ज्यादा लगा देते थे कि कई किसान तो बेचारे अपने पूरी लाइफ टाइम के दौरान ही उनका ब्याज नहीं पे कर पाते थे और बेचारे की डेथ हो जाती थी, ठीक है, आत्महत्या कर लेते थे बहुत से किसान। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे बेटे। तो कहने का सिंपल मीनिंग है भाई कि भारतीय एग्रीकल्चर की कमी थी कि किसानों के पास रुपया नहीं था, और रुपया नहीं था तो ये महाजन से रुपया लेना पड़ता था, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे बेटे। आउटपुट होने के बाद 100 रुपया तो उनका इंटरेस्ट और बेटे प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करने में चला जाता था, बेचारों के पास कुछ बचता ही नहीं था, और बचता नहीं था बेटे तो इन्हें 2 टाइम का खाना खाने में भी बहुत दिक्कतें आती थी। तो बेटे खाना खाने में दिक्कत आ रही है तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो इंडियन एग्रीकल्चर बेटे बैकवर्ड होकर ही रह गया इनके कारण भी। नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल आउटलुक बेटे, ठीक है, अच्छी साइंटिफिक टेक्निक, अच्छी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होने के बावजूद जो भारतीय किसान थे उनका जो आउटलुक था, देखने का जो नजरिया था या तरीका था बेटे, वो कन्वेंशनल ही था, परंपरागत ही था, ठीक है। परंपरागत इन द सेंस ये केवल सब्सिस्टेंस टाइप की खेती ही करते थे, कमर्शियलाइज्ड खेती नहीं करते थे। इनकी सोच यही थी कि भाई हम इतनी खेती कर ले कि हमारे 6 महीने या 1 साल का अनाज इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और अगर उसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा तो बेच देंगे बेटे। तो इनका कभी भी आउटलुक कमर्शियलाइज नहीं था, ये मार्केट के लिए कभी नहीं प्रोडक्शन करते थे, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं करते थे, केवल अपना जीवन यापन करने के लिए, उनका जीवन सही निकल जाए इसलिए प्रोडक्शन करते थे बेटे। तो इनका जो कन्वेंशनल आउटलुक था ये भी एक बड़ी कमी थी भारतीय एग्रीकल्चर की, जिसने भारतीय एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, उसकी डेवलपमेंट को रोक दिया बेटे। मार्केट के लिए खेती करते, अच्छा प्रॉफिट मिलता, उस प्रॉफिट को बेटे जमीनों पर इन्वेस्ट करते, अच्छी प्रोडक्टिविटी होती, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इनका आउटलुक कन्वेंशनल था, परंपरागत तरीके से सोचते थे बेटे, पुरानी सोच के, पुरानी विचारधारा के लोग थे, नई विचारधारा के बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके कारण बेटे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेते थे मार्केट की अनसर्टेनिटीज पर, जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड ही रहा। आगे है स्मॉल एंड स्कैटर्ड बेटे, स्मॉल यानी कि छोटे, इनके पास छोटे खेत थे, और स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए, हियर एंड देयर, इधर उधर बेटे। अब सोच के देखिए, एक तो आपके पास खेतों का साइज बहुत छोटा है, और एक जगह पर ना होकर आपके खेतों के साइज बिखरे हुए हैं, एक यहां पर, एक 2 किलोमीटर दूर, एक 3 किलोमीटर दूर, एक 4 किलोमीटर दूर। तो ऐसे बिखरे हुए खेतों पर आप कैसे खेती कर पाओगे, और कर भी दोगे तो वहां आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली बेटे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी, एक तो आपके खेतों का साइज छोटा था, और दूसरा जो खेत थे वो भी आपके बिखरे पड़े थे बेटे, हियर एंड देयर, जिससे कि हुआ क्या, ठीक है, एग्रीकल्चर में मॉडर्न इनपुट्स का यूज करना डिफिकल्ट हो गया। छोटे खेतों पर हार्वेस्टर का यूज नहीं होगा, मशीनों का नहीं होगा, थ्रेशर्स का नहीं होगा बेटे, इनका यूज नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी लो मिलेगी आपको। केमिकल फर्टिलाइजर इतने महंगे हैं कि भाई छोटे से खेत पर यूज करने के लिए आप उसे खरीदोगे नहीं, तो इससे प्रोडक्टिविटी डाउन रहेगी और एग्रीकल्चर भी आपकी बैकवर्ड ही रहेगी बेटे। तो इसलिए इन्होंने कहा है भाई कि आपके जो खेत थे वो बिखरे हुए
थे, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी नहीं मिल जा पाती थी एग्रीकल्चर में, और आपकी एग्रीकल्चर बैकवर्ड ही रही बेटे। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लोटिव एग्रेरियन रिलेशन। अब रिलेशन की बात कर रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन द फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ये जमींदार, इन दोनों के रिलेशन की बात हो रही है बेटे। तो इन दोनों के रिलेशन तो आपको पहले ही लेसन में पता लग गया था कि एक्सप्लोटेटिव होते थे। जमींदार बेटे ओनर्स होते थे, टीनेंट उन पर खेती करते थे, टीनेंट किसान थे बेटे। जमींदार अपनी जमीन पर खेती करने के लिए उनसे रेंट वसूल करते थे, और रेंट भी इतना ज्यादा हाई रेंट वसूल करते थे कि बेचारे किसान पे ही नहीं कर पाते थे। आउटपुट प्रोड्यूस होता था, उसमें से 90% आउटपुट कौन ले लेते थे? लैंडलॉर्ड। 10% किसके पास बचा? किसान के पास। उस 10% में बेचारा क्या करता? केवल अपना जीवन यापन, अपने 2 वक्त की रोटी ही खा पाता बेटे। तो कहने का मतलब है कि जो एग्रेरियन रिलेशन थे, द रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड फार्मर, दे आर वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, ठीक है, जो था बेटे एक्सप्लॉइटेशन होता था किसानों का, ठीक है, बहुत ज्यादा शोषण करते थे किसानों का, ठीक है, पूरे दिन इनसे खेती कराते थे, खुद जमीन पर रहते नहीं थे, अब्सेंट रहते थे। भाई आपको जमीन सौंप दी किसानों को, आप पूरे दिन खेती करो, पूरे दिन काम करो, खुद अपने भोग विलासिता के जीवन में बिजी रहते थे, ठीक है, अपनी लग्जरी लाइफ जीते थे बेटे, गुलछर्रे उड़ाते थे ये लोग, लैंडलॉर्ड जो हो गए किसान, ठीक है। तो ये लैंडलॉर्ड बेटे ऐसा करते थे, खुद कभी देखते भी नहीं थे, किसानों को सौंप देते थे, और जब प्रोडक्शन हो जाता, आउटपुट पैदा हो जाता, तो भाई उनसे 90% छीन लेते थे, क्योंकि ये पावरफुल थे बेटे, किसान बेचारे गरीब थे, ठीक है। तो केवल 10% उनके पास बचता था, जिससे वो केवल अपना जीवन यापन ही कर सकते थे, कुछ एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं दे पाते थे। तो इस तरह से इनके जो रिलेशन थे काफी खराब थे बेटे, ठीक है। सारा का सारा आउटपुट ये ले लेते थे, एब्सेंट रहने के बावजूद, कुछ ना करने के बावजूद भी, और किसानों का बड़ा शोषण करते थे। लास्ट बेटे लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित, मार्केटिंग यानी विपणन, और सिस्टम यानी व्यवस्था, यानी कि किसानों के पास बेटे एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, एक मार्केटिंग सिस्टम की कमी थी, जिससे वो अपना आउटपुट मार्केट में बेच सके। अब इनके पास बेटे व्यवस्था है नहीं, इनके पास घर वगैरह बहुत छोटे होते थे जहां ये अपने आउटपुट को स्टोर कर नहीं सकते थे। तो बेटे दे आर फोर्स्ड, ये मजबूर हो जाते थे, ठीक है, कि अपना सारा आउटपुट जमींदारों को ही बेचे। इन्हें पता नहीं था, इंफॉर्मेशन भी इनके पास नहीं थी, इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं थी अपने आउटपुट को। अब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो भाई उसमें चोरी होने का खतरा बेटे, बारिश आ गई उसमें खराब होने का खतरा, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, खतरा ही खतरा था बेटे, ठीक है। तो इसीलिए ये मजबूर हो जाते थे कि भाई आउटपुट की कटाई के तुरंत बाद, जैसे ही आउटपुट कटा, उसकी हार्वेस्टिंग की गई, कटाई की गई, अपना सारा का सारा माल, अपना सारा का सारा प्रोडक्शन बेटे लैंडलॉर्ड को बेचने पर ये हो जाते थे मजबूर, क्योंकि इनके पास एक व्यवस्थित मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां ये अपने प्रोडक्शन को बेच सके बेटे, ठीक है, अपने आउटपुट को बेच सके। तो सारा आउटपुट इन्होंने किसको बेच दिया? लैंडलॉर्ड को बेच दिया। और लैंडलॉर्ड तो पता ही है फिर क्या देता बेटे, बहुत कम प्राइस पे करता, जिससे में इनके केवल 2 टाइम का गुजारा ही हो पाता था, बाकी कुछ नहीं हो पाता था। तो आपको बताया गया बेटे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज हार्डली अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित था, ठीक है। ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट टू द लोकल मार्केट एट रिड्यूस प्राइस। तो बेटे जमींदारों को या लोकल मार्केट में ही बेचने के लिए मजबूर थे, वो भी बहुत कम प्राइस पर, ठीक है। टू ए लार्ज एक्सटेंट दिस इज देयर कंपल्जन, कंपल्जन मतलब मजबूरी, भाई स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं तो मजबूर हो गए अभी के अभी अपना आउटपुट निकालने को, वरना खराब होगा, गलेगा, सड़ेगा, चोरी हो जाएगा बेटे। दे आर ओब्लाइज्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द महाजन एंड मनी लैंडर्स। तो मैंने आपको बताया महाजन हो गए, मनी लैंडर हो गए, उन्हें बेचने के लिए मजबूर थे, और वो इन्हें बहुत कम रुपए देते थे, जिससे कि केवल इनका 2 टाइम का खाना पीना ही हो पाता था और कुछ नहीं हो पाता था बेटे। तो ये सारी कमियां थी भारतीय एग्रीकल्चर में। थैंक यू वेरी मच, दिस टॉपिक हैज एंडेड।